Assalamualaikum. Welcome back to the topic, my dear students. Let me continue our previous topic, that is mobile radio standards. So in previous lecture we saw two standards which was implemented, which was used by a public in first generation, that is AMPS and NAMPS. तो उसकी फ्रीक्वेंसी बैंड कितनी थी, कितने नंबर ऑफ चैनल्स थे, वो सब हमने देखे. अभी ये वीडियो में हम देखेंगे हमारे 2G के जो दो स्टैंडर्ड है, GSM और IS-95 CDM है, इसको हम देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. तो IS-95B, ठीक है, पहले हम देख लेते हैं IS स्टैंड फॉर इंटीरियम स्टैंडर्ड, ये उसका फुल फॉर्म है IS का. ठीक है, IS-95 CDM है, ये पूरा नाम है स्टैंडर्ड का, जिसमें IS का फुल फॉर्म क्या है, इंटीरियम स्टैंडर्ड. ठीक है, तो अब यहाँ पर IS-95A और IS-95B, तो पहला जो लॉन्च हुआ था वो IS-95 था. फिर उसके अंदर उसको उन्होंने जब टेस्टिंग के लिए डेमोस्ट्रेट किया तो वो सक्सेसफुल हो गया. उसके बाद उनको पब्लिक के ऊपर इम्प्लीमेंट करने से पहले उन्होंने उसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया. तो उसके लिए उन्होंने पहले जो सिर्फ IS-95 जो टेस्ट किया था उसको उन्होंने नाम दे दिया IS-95 के बदले क्या नाम दे दिया, उसको IS-95A नाम दे दिया. और जो मॉडिफाइड वर्जन जो उन्होंने एक्चुअल इम्प्लीमेंट किया पब्लिक में, उसको फिर उन्होंने नाम दे दिया IS-95B. ठीक है, तो क्या डिफरेंस था उसमें, ये थ्रू आउट द आंसर हम इसमें देख लेंगे, मैं आपको बताते जाऊंगा. खास करके ये IS-95 जो है वो कौन सी टेक्निक यूज़ करता है, मल्टीपल एक्सेस टेक्निक कौन सी यूज़ करता है, CDA में कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक, जिसकी वजह से इसके पास सिस्टम की कैपेसिटी जो है, यानी बहुत ज़्यादा यूज़र्स को ये क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है. क्यों? क्योंकि ये हर एक पर्टिकुलर यूज़र को फ्रिक्वेंसी असाइन नहीं करता, ये एक पर्टिकुलर यूज़र को क्या असाइन करता है, एक कोड असाइन करता है. और वो कोड का क्या नाम है, वॉल्स फंक्शन कहते हैं, वॉल्स कोड कहते हैं, या W कोड कहते हैं. समझ में आई बात, वॉल्स फंक्शन, वॉल्स कोड, और यू कैन से W कोड. ठीक है, कितने एक फ्रेम में यानी एक फ्रीक्वेंसी में ऐसे कितने कोड वो बना सकता है, 64 कोड बना सकता है. यानी TDA में टेक्नोलॉजी, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें को हम दे पाएंगे. मगर आप CDA में टेक्निक यूज़ करेंगे उसमें आप PN सीक्वेंस, सेडियो नॉइज, सेडियो रैंडम कोड जो है, जो आपने DCS में पढ़ा, वो टेक्निक यूज़ करके आप n नंबर ऑफ कोड जनरेट कर सकते हैं. तो एक रेडियो फ्रीक्वेंसी में आप कितने यूज़र्स हैंडल कर सकते हैं, 64 डिफरेंट यूज़र्स को आप वही सेम चैनल असाइन कर सकते हैं. मगर हर यूज़र डिफरेंशिएट किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, ना ही टाइम के ना ही फ्रीक्वेंसी के, बल्कि कोड के. हर एक स्टूडेंट का कोड क्या रहेगा, अलग रहेगा. जैसा कि आपका एक क्लास है EJ5I, ठीक है, अभी आप सब स्टूडेंट किसको बिलोंग कर रहे हैं, एक ही क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, EJ5I, मगर फिर भी आप हर एक को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई किया जाता है आपके रोल नंबर से, है कि नहीं. तो ये रोल नंबर क्या है, आपका कोड है, जिससे आप हर एक क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, मगर आप है एक ही क्लास के. तो इसी तरीके से CDMA के अंदर 65 यूज़र को एक ही फ्रीक्वेंसी हम दे सकते हैं, मगर हर एक यूज़र डिफरेंशिएट किया जाता है उसके कोड से. हर एक यूज़र को हम क्या देंगे, एक कोड देंगे. तो CDMA का जो एक फ्रेम बनता है, उस एक फ्रीक्वेंसी के फ्रेम में 64 वोल्ट्स कोड रहते हैं, जिसमें हम 64 यूज़र को हैंडल कर सकते हैं. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी उसकी. CDMA जो है वो क्या है, MDR है, ठीक है, मीडियम डेटा रेट सर्विस को सपोर्ट करता है. अब जब जैसे कि मैंने बोला कि IS-95 जो उन्होंने पहले टेस्ट किए थे, जिसको उन्होंने बाद में IS-95A नाम दे दिए, उसमें उन्होंने डेटा यूज़र के लिए कितना दिया था, 9.6 kbps का दिया था. ठीक है, ये उन्होंने टेस्ट किया, सब कुछ सक्सेस हो गया, मगर एक्चुअल में ये उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि साथ ही साथ IS-95 के साथ साथ क्या था, GSM भी था. तो GSM भी इतना डेटा तो दे ही रहा था यूज़र को, 9.6 kbps का. तो बोले फिर लोग इसको क्यों यूज़ करेंगे, है कि नहीं. तो उन्होंने एक पर्टिकुलर यूज़र को 9.6 kbps का डेटा को उन्होंने क्या किया, इम्प्रूव करके कितने पे लेकर आ गए, वो 14.4 kbps पे लेके आ गए. ठीक है, 14.4 kbps पर आ गए. तो ये उन्होंने क्या कर दिया, डेटा बढ़ा दिया. और ये 14.4 kbps ये एक स्लॉट में देते हैं. ठीक है, तो ऐसे मैक्सिमम वो एक ही यूज़र को कितने स्लॉट दे सकते हैं, 8 स्लॉट दे सकते हैं. कितने यूज़र दे सकते हैं, कितने स्लॉट्स दे सकते हैं, कितने वोल्ट्स कोड दे सकते हैं. यानी एक वोल्ट्स कोड जो है वो पहले उसकी कैपेसिटी कितनी थी, 9.6 kbps की. फिर उसको उन्होंने नाम दिया IS-95A. मगर इनको क्या लगा कि GSM भी उतना डेटा तो दे ही रहा है, तो फिर उनमें और हम में फ़र्क क्या, कंपटीशन है ना.
तो उन्होंने 9.6 को इम्प्रूव करके कितना दे दिया 14.4 kbps, यानी एक वोल्ट कोड जो है जो एक यूज़र को हम देते हैं वो कितने डेटा को सपोर्ट करता है 14.4 kbps को डेटा को सपोर्ट करता है। फिर 2G से जब 2.5G में जब हम आए तो उन्होंने क्या कर दिया, एक यूज़र को हम एक वोल्ट कोड नहीं देंगे, वो भी उसको यूज़र को कम पड़ रहा है, 14.4 kbps डेटा बहुत कम लग रहा है, तो एक यूज़र को हम मैक्सिमम कितना वोल्ट्स कोड दे सकते हैं, 8 दे सकते हैं। एक वोल्ट्स कोड की कैपेसिटी कितनी है डेटा की 14.4 kbps की, तो टोटल कितना हो जाएगा 14.4 kbps, ये एक वोल्ट्स कोड इतना डेटा प्रोवाइड करता है। तो ऐसा मैक्सिमम हम कितने एक यूज़र को देंगे स्लॉट्स, वो डब्ल्यू कोड कितने देंगे एक यूज़र को मैक्सिमम हम 8, तो मल्टीप्लाई बाय 8, तो आंसर क्या आया 115.2 kbps पर यूज़र, इतनी स्पीड उन्होंने क्या कर दी, प्रोवाइड कर दी। तो ये आइडियल फिगर था। एक्चुअल फिगर जो था जिसको हम थ्रोपुट कहते हैं, यानी आपने 115.2 kbps ट्रांसमिट किया मगर रिसीव कितना हुआ 64 kbps ही हुआ, तो एक्चुअल डेटा रिसीव कितना होता है विदाउट एरर, उसको क्या कहते हैं थ्रोपुट कहते हैं। तो वो कितना था 64 kbps, क्योंकि हर यूज़र तो घर में बैठा नहीं है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई कार चला रहा है, कोई 100 की स्पीड से कार चला रहा है, कोई 40 की स्पीड से कार या बाइक चला रहा है, कोई चलते चलते बात कर रहा है, चलते चलते नेट यूज़ कर रहा है, कोई ऑफिस में बैठ के यूज़ कर रहा है कि नहीं, कोई टावर के एकदम नज़दीक है, कोई टावर के एकदम दूर है, कोई बेसमेंट के अंदर है, तो सब यूज़र का सिनारियो अलग अलग है। तो ऑन एन एवरेज 115.2 ये आइडियल फिगर है, थियोरेटिकल फिगर है, 64 kbps ये प्रैक्टिकल फिगर है। ठीक है, तो ये था IS-95B, जिसमें IS-95 की डेटा स्पीड का मेन एक था, वोल्ट्स कोड क्या होता है वो एक था, मल्टीपल एक्सेस टेक्निक कौन सी वो यूज़ करता है। ठीक है, ये सब जितने भी स्टैंडर्ड हम पढ़ रहे हैं वो आगे हमको 3rd चैप्टर 4th चैप्टर में आएंगे, तब हम वहाँ पर उनको और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, मगर ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये वहाँ पे भी वापस रिपीट होगी, इसके लिए आप इसको याद रखिए। तो चलिए अभी हम 2G के जो दूसरा जो स्टैंडर्ड है GSM, जिसने बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की थी, उसको हम देखते हैं। ये सेकेंड जनरेशन का स्टैंडर्ड था, इंट्रोड्यूस इन 1990, यूरोप में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। कोई बुक के अंदर 91 है, कोई बुक के अंदर 90 है, वो ईयर से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मल्टीपल एक्सेस टेक्निक कौन सी यूज़ करते थे, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक, यानी एक फ्रीक्वेंसी बैंड जो है वो एक यूज़र को एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के लिए दिया जाता था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तब तक जब तक कि वो यूज़र की सर्विस ख़त्म नहीं हो जाए। यानी आप कॉल पे बात कर रहे हो, एक कॉल में आपको मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज असाइन होगी। ठीक है, मॉड्यूलेशन टेक्निक यानी आपकी जो वॉइस है वो कैरियर के साथ मिक्स होकर ट्रांसमिट होती है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करने के लिए। तो उसके लिए कौन सी मॉड्यूलेशन टेक्निक वो यूज़ करते थे, GMS के, यानी GSM के अंदर मॉड्यूलेशन टेक्निक कौन सी यूज़ होती है, GMS के का फुल फॉर्म क्या है, गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग। G फॉर क्या है, गॉसियन, GUSSAIN, गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग। डुप्लेक्सिंग टेक्निक कौन सी थी, FDD फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स, यानी इनको भी एक स्पेक्ट्रम मिला था, वो स्पेक्ट्रम को उन्होंने क्या किया था, डिवाइड किया था। रिवर्स लिंक मतलब मोबाइल से बेस स्टेशन, तो 890 से 915 मेगाहर्ट्ज़, और फॉरवर्ड लिंक मतलब बेस स्टेशन से मोबाइल 935 टू 960 मेगाहर्ट्ज़। दोनों के बीच में चैनल स्पेसिंग कितनी थी, 45 मेगाहर्ट्ज़। जैसे हमने AMPS में कैलकुलेशन देखा था, ये कितने का बैंड हुआ, 25 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड हुआ। एक मैं करके बताता हूँ, बाकी आप कीजिए, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस। तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, 915 माइनस 890 कितने का बैंड है, 25 मेगाहर्ट्ज़ का। तो ये बैंड हो गया, ये रिवर्स लिंक का बैंड हो गया 25 मेगाहर्ट्ज़ का। उसी तरीके से 960 माइनस 935, ये भी 25 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड है। मैंने बोला था कि अपलिंक और अपलिंक डाउनलिंक या रिवर्स लिंक फॉरवर्ड लिंक का बैंड क्या रहेगा, सेम रहेगा। स्पेसिंग, ये जो नीचे वाला जो पॉइंट है, स्पेसिंग बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स चैनल पर वो कितना है, 45 मेगाहर्ट्ज़। यानी रिवर्स लिंक का स्टार्टिंग और फॉरवर्ड लिंक का स्टार्टिंग माइनस करो तो 45 आंसर आना चाहिए। 935 माइनस 890, 45 आ गया। उसी तरीके से 960 में से 915 माइनस करो तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है। एक चैनल का बैंडविड्थ कितना है, 200 किलोहर्ट्ज़। AMPS में कितना था, 30 किलोहर्ट्ज़। फिर NMPS में कितना हो गया था, 10 किलोहर्ट्ज़। यहाँ पर कितना है, 200 किलोहर्ट्ज़ का। नंबर ऑफ डुप्लेक्स रेडियो फ्रिक्वेंसी चैनल कितने बनेंगे, 125। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, जब हम थर्ड चैप्टर में GSM को स्टडी करेंगे तब डिटेल में देखेंगे कि भाई 125 कैसा आया,
ठीक है। इंट्रोड्यूस इन यूएस में हुआ था एज अ पीसीएस, पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम। जीएसएम जो था वो सिर्फ स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए यूज़ हुआ था। इसके लिए पर जीएसएम को पहले क्या कहते थे, ग्रुप स्पेशल मोबाइल, यहाँ पे लिखा है ना, पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम था। फिर उसके बाद क्या हो गया, वो बहुत फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया, तो उसको ग्लोबली कर दिया, तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन आ गया। जीएसएम के अंदर एडवांसमेंट क्या हुआ, तो जीएसएम 2G में आया था, फिर 2.5G में एक नई चीज़ आ गई, डेटा को उन्होंने इम्प्रूव किया हाई स्पीड सर्किट स्विचिंग डेटा टेक्निक यूज़ करके। फिर 2.5G में GPRS पैकेट स्विचिंग यूज़ करके उन्होंने जनरल पैकेट रेडियो सर्विस यूज़ किया, उसमें और डेटा इंप्रूव किया। और 2.7G में उन्होंने एज लेकर आया, जिसमें अप्रोक्सीमेट 9.6 kbps से वो कहाँ चले गए, अप्रोक्सीमेट 383 kbps तक उन्होंने डेटा की स्पीड क्या कर दी, एनहांस कर दी एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए। ठीक है, एज क्या है, एनहांस डेटा रेट इन GSM एनवायरमेंट। तो ये 2.7G, ये सब GSM के ही एडवांस वर्जन है। ठीक है, तो ये दो स्टैंडर्ड जो हमने देखे IS-95B और GSM, ये दोनों क्या थे, 2G के थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3G के स्टैंडर्ड देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे यही टॉपिक को। जज़ाकल्लाह।